सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं आचार्य अमित कुमार सिंह, विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर, महाराजा हाथा आरा, एक बार पुनः आपकी कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में मैं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास में पाठ 3 भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित चर्चा करूंगा। भारत में राष्ट्रवाद की चर्चा करने से पहले एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कलांश में मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत राष्ट्रवाद से संबंधित विचार तथ्य को आपको हमने बताया था। तो आप सभी राष्ट्रवाद से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं उससे आप भली भांति अवगत हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत मैं आज सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट, जिसे कि क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम कहा जाता है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित चर्चा आज की कक्षा में मैं करूँगा। तो सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। महात्मा गांधी नाम से आप भली भांति अवगत हैं। राष्ट्रपिता जिसे कहा जाता है, हम लोग राष्ट्रपिता में कहते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, ये सत्याग्रह क्या था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया जो सत्याग्रह था, अर्थात सत्याग्रह से संबंधित जो विचार था महात्मा गांधी का, वह क्या था? सत्य और अहिंसा पर आधारित। कहने का मतलब है कि सत्याग्रह से संबंधित विचार जो महात्मा गांधी के थे, वह सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। उनका मानना था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के विरुद्ध या अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हैं, तो आपको जो है उत्पीड़क या शत्रु से मुकाबला करने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आप जब शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो आप सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर आप अपने शत्रु या उत्पीड़क को पराजित कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो सत्याग्रह से संबंधित विचार महात्मा गांधी के जो थे, वो आप समझ गए होंगे कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जो संबंधित विचार थे, वह सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। और उनका मानना था, उनका एक कहना था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के विरुद्ध या अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने उत्पीड़क या शत्रु से मुकाबला करने के लिए किसी तरह की कोई शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। आप सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने उत्पीड़क या शत्रु को पराजित कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? उत्पीड़क या शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना है, ठीक? उसकी चेतना को जागृत करना कि वो गलत कर रहा है, आपके विरुद्ध कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया, वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। हुआ यह कि 1891 ईस्वी में महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई पूरी करके इंग्लैंड से वापस भारत आए और बम्बई में, आधुनिक मुंबई में महात्मा गांधी ने अपनी वकालत शुरू किया। उसके बाद 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका चले गए, किसके सिलसिले में? मुकदमे के सिलसिले में। वहाँ उन्होंने देखा किस प्रकार की समस्या थी।
तो वहाँ पर गोरे लोगों के द्वारा अर्थात ब्रिटिश लोगों के द्वारा, जिनका कि दक्षिण अफ्रीका पर आधिपत्य कायम था, उनके द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका के जो अश्वेत लोग थे, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोग, उनको परेशान किया जा रहा था, रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी। तो उनकी स्थिति बहुत ही कष्टकारी थी, दयनीय थी। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके वहाँ जो है सफलता प्राप्त किया उन्होंने। उसके बाद 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है वापस भारत लौटे और यहाँ पर भारतवर्ष में 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने की। तो भारतवर्ष में उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण में, बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वह नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित सत्याग्रह था और नील की खेती करने वाले जो किसान थे तो उनको बगान मालिकों के द्वारा जो है परेशान किया जाता था। तो उससे संबंधित महात्मा गांधी ने वहां पर किसानों की समस्या का निदान करने हेतु सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में किया। और इसके बाद फिर सत्याग्रह पर चर्चा करने के बाद अगला जो बिंदु है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की चर्चा हम करते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? आप सबों को ये मालूम होगा कि रॉलेट एक्ट जो था इसे भारतीय काला कानून की भी संज्ञा दिए थे। ये था क्या? तो सबसे पहले ये विचार हमें करना होगा कि भारत में औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश काल में क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे वो ये सोच रहे थे कि जो भारतीय क्रांतिकारी लोग हैं तो भारतीय क्रांतिकारी लोगों के क्रियाकलाप को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, एक समस्या थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि अंग्रेज अधिकारियों ने विचार किया कि कैसे भारतीय क्रांतिकारियों के क्रियाकलाप को नियंत्रित करना है। तो इसके लिए जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड, गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा क्या किया गया कि 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति का क्या नाम था? राजद्रोह समिति। राजद्रोह समिति गठित की गई। ठीक, राजद्रोह समिति गठित की गई। तो राजद्रोह समिति का उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारियों के क्रियाकलाप को नियंत्रित करने हेतु सुझाव देना। तो राजद्रोह समिति ने क्या किया कि 2 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट, जिसको कि क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम कहा जाता है, वह पारित किया। और इस अधिनियम या एक्ट या कानून के पारित हो जाने के बाद क्या हुआ कि संदेह मात्र होने पर कि कोई भी भारतीय क्रांतिकारी है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जाता था। इसके लिए एक न्यायालय भी गठित किया गया था, न्यायालय गठित किया गया था। और इस अधिनियम को लेकर के भारतीयों में काफी गुस्सा था। भारतीय इसे जो है काला कानून की संज्ञा देने लगे। यही नहीं, इस कानून से संबंधित जो लोगों की विचारधाराएं सामने आई या वास्तविकता जो सामने आई इस कानून के संबंध में, वह यह थी कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा भयावह रूप में कानून था कि भारतीय लोगों में एक दहशत फैल गया और भारतीय लोगों के द्वारा जो है या इससे संबंधित जो विचारधाराएं उभर करके सामने आई, तो कहा गया कि
कोई वकील नहीं किया जा सकता है, कोई दलील नहीं दी जा सकती है, इससे संबंधित कोई बात नहीं किया जा सकता है और कोई अपील भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह जो है कानून की वास्तविकता को प्रकट करने के लिए ये विचार उभर करके सामने आए। तो रॉलेट एक्ट का विरोध प्रदर्शन व्यापक रूप से किया जाने लगा, व्यापक रूप से होने लगा। और महात्मा गांधी ने भी जो है अपना विचार दिया कि ये कानून जो है भारतीयों के स्वतंत्रता का हनन करने वाला है, तो यह कानून अनुचित है। भारतीयों के द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ। महात्मा गांधी के सुझाव पर जो है 6 अप्रैल 1919 को भारतवर्ष में जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन, उदाहरण स्वरूप दिल्ली, जालंधर, अहमदाबाद, ये सभी जगहों पर जो है इसके विरोध में, इस कानून के विरोध में, जो कि 2 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था ये कानून रॉलेट एक्ट, तो इसके विरोध में जो है महात्मा गांधी ने क्या किया कि एक सुझाव दिया कि इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जाएगा शांति ढंग से। तो किया गया प्रदर्शन, लेकिन अंग्रेजों ने उसे दबाने का, कुचलने का जो है बलपूर्वक प्रयास किया। भारतीय और भड़क गए, भारतीय और गुस्सा में हो गए। और उसके बाद जो है 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ कि रामनवमी के दिन डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के द्वारा जो है एक विरोध प्रदर्शन वाली सभा का नेतृत्व किया जा रहा था। तो ऐसे में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया कि उस विरोध प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास किया गया और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसके विरोध में 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को फिर लोगों के द्वारा जगह जगह हड़ताल प्रदर्शन हुए, जगह जगह तोड़फोड़ की घटनाएं की गई, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे पंजाब क्षेत्र में, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन वाली सभा का नेतृत्व किया जा रहा था, वह विरोध प्रदर्शन जो है पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में रामनवमी के दिन किया जा रहा था। तो उनकी गिरफ्तारी हो गई और इसके विरोध में फिर जो है, जबकि 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को फौजी शासन लागू कर दिया गया, सैनिक शासन लागू कर दिया गया पूरे पंजाब में, और उसकी कमान दे दी गई अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर को। और जनरल डायर ने क्या किया कि लोगों में दहशत फैलाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया। यह हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस प्रकार हुई, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर क्षेत्र में जालियांवाला बाग जो है, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक आम सभा का आयोजन किया गया था। उस दिन बैसाखी पर्व या बैसाखी पर्व का माहौल था, बैसाखी पर्व था उस दिन। और इसी पर्व के दिन, बैसाखी पर्व के दिन, अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। एक सभा को संबोधित किया जाना था और उसमें जो है अंग्रेजों से संबंधित नीतियों पर चर्चा बहस होने वाली थी। लोगों को ये पता नहीं था कि बहुत से लोगों को कि शहर में, जो कि बाहर से जुटे थे लोग, कि शहर में जो है सैनिक शासन लागू है। लोग निश्चिंत होकर के सभाएं कर रहे थे। त्योहार पर्व का जो है समय था, बैसाखी पर्व का समय था।
जनरल डायर ने क्या किया, एक षड्यंत्र के तहत संध्या काल में सैन्य बल के साथ जालियांवाला बाग हत्याकांड में पहुंचा और उसने जालियांवाला बाग को जो है क्या किया था कि चारों ओर से घेर लिया था और उसमें प्रवेश का जो द्वार था और जो निकासी द्वार भी था उसको उसने बंद कर दिया ताकि लोग उससे निकल नहीं पाए। और संध्या काल में पहुंच करके जो है एक नृशंस कह सकते हैं जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। लगभग 10 मिनट के अंदर 1600 चक्र गोलियां चलाई गई। उसमें काफ़ी अधिक संख्या में लोग मारे गए। बहुत से लोग जो है दहशत के मारे भागते हुए एक दूसरे से कुचले गए। और जालियांवाला बाग में एक जो कुआं था उस कुएं में बहुत लोग जान बचाने के लिए जो है इस दहशत से कुएं में डर से कूद गए। तो इस प्रकार जालियांवाला बाग जो था एक हृदय विदारक दृश्य उस समय उपस्थित कर दिया। और भारतीय इतिहास में यह एक बहुत ही जो है हृदय विदारक घटना है, जघन्य घटना है। और इस घटना की निंदा भी की गई। हालांकि अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जो है एक कोरम ही पूरा किया गया, इससे संबंधित जांच, इस घटना से संबंधित जांच पूरी करने के लिए एक फॉर्मेलिटी ही निभाई गई, एक कोरम ही पूरा किया गया। और जनरल डायर जो अंग्रेज अधिकारी था उसको इस घटना के लिए उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा जो है पुरस्कृत भी किया गया, जो कि अनुचित था। तो इस प्रकार आज की कक्षा में जो हमने चर्चा किया सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इससे संबंधित जो विभिन्न तथ्य हमने आपको बताया, तो ये अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप सभी अपने कॉपी में आज के बताए गए विभिन्न तथ्यों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को कॉपी में नोट किया होगा। और इससे संबंधित आपको प्रश्न निर्माण करना है और उसका उत्तर भी व्यवस्थित ढंग से अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता दूं, प्रश्न हो सकता है सत्याग्रह से क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न रॉलेट एक्ट क्या था। अगला प्रश्न आप लिख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा करें। तो इस प्रकार प्रश्न निर्माण करके आप जो है व्यवस्थित ढंग से उसका उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। फिर अगली कक्षा में अगले नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः चर्चा में करूँगा, उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।